मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हम स्टार्टिंग में हमको जितना विस्तार की आवश्यकता थी उतना थोड़ा बहुत विस्तार से हमने ये अधोलोक का वर्णन देखा है। अब शुरू होता है मध्यलोक का वर्णन। मध्यलोक में क्या है, कैसा है, उसका वर्णन यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक 3 लोक की रचना देखी थी इस तरह से, जो पुरुषाकार, उसमें नीचे के 7 राजू में अधोलोक था, ऊपर के 7 राजू में ऊर्ध्वलोक है। इस तरह से हमने ये रचना देखी थी। देखिए, मैं निकालती हूँ वापस से। देखिए, ये हमने 3 लोक का रचना का ये नक्शा देखा था। इसमें ये बीच में ये जो जगह है जहाँ ये येलो रेड ये लाइंस दिख रही हैं, इसके नीचे का हिस्सा ये पूरा कहलाता है अधोलोक और इसके ऊपर का पूरा हिस्सा कहलाता है ऊर्ध्वलोक। ये पूरा यहाँ तक, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ये ऊर्ध्वलोक है, नीचे का हिस्सा है ये अधोलोक है। अब ये जो बीच का हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा कहलाता है मध्यलोक। मध्यलोक को मध्यलोक क्यों कहते हैं? मध्य का मतलब है बीच में, अधो का मतलब नीचे, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। तो ऊपर की तरफ जो लोक का पार्ट है उसे कहा ऊर्ध्वलोक, नीचे की तरफ जो हिस्सा है उसे कहा अधोलोक, और जो हिस्सा बीच में है उसे कहा मध्यलोक। तो ये बीच में होने से, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में होने से इसका नाम है मध्यलोक। तो ये मध्यलोक कितना विस्तार वाला है कि जो इसकी चौड़ाई है, ये यहाँ आपको कर्सर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो है 1 राजू। हमने जब लोक की लंबाई चौड़ाई देखी थी तो लोक की लंबाई चौड़ाई में ये लोक नीचे से 7 राजू चौड़ा था, फिर ऊपर सकड़ा होता होता बीच में एक प्लीज बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना मुश्किल। हाँ, बोलिए। ये त्रसनाली नहीं है सिर्फ कि ये पूरा जो आप लोग दिखा रही पूरे में नरक और ये मध्यलोक? देखिए, लोक तो पूरे एरिया में लोक कहलाएगा, अधोलोक पूरे एरिया में है, लेकिन नरक और स्वर्ग ये केवल त्रसनाली में है। ये बात हमने तब भी देखी थी। ये जो नरकों की रचना हमने जो देखी, जो बिल वगैरह हैं जहाँ नारकी जीव रहते हैं अथवा जो भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं, वो सब जो उनके रहने के स्थान है वो केवल त्रसनाली में होते हैं। बाकी लोक तो पूरा है, यहाँ से यहाँ जो 7 राजू अंदर डेप्थ है और इधर बाहर में भी जो जितनी चौड़ाई में जो जगह बची हुई है, लोक तो पूरा है। अधोलोक तो ये पूरा है। अधोलोक का एरिया जब हम निकालते हैं, जैसे हमने लोक का एरिया देखा था पूरा 343 घन राजू, वो पूरे लोक का था। ऐसे अधोलोक का एरिया निकालते हैं तो 196 राजू, ये पूरा अधोलोक का एरिया आता है। तो वो उस एरिया में तो पूरी ये जगह है, ये सारी ये पूरी जगह जो लाइट येलो में भी दिख रही है, वो सब जगह अधोलोक के अंतर्गत आती है। लेकिन जो रचना है नरक की, वो केवल ये जो ब्लू वाली त्रसनाली दिखाई दे रही है,
उसी में ये नरक की रचनाएं है। इसी तरह ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग की रचनाएं भी केवल त्रस नाली में है। अभी जो हम मध्यलोक की रचनाएं देखेंगे, असंख्यात द्वीप समुद्र, वो असंख्यात द्वीप समुद्र भी केवल ये त्रस नाली में ही होंगे। ये यहाँ हम फ्रंट से समझते हैं, एक्चुअल में त्रस नाली यहाँ बीच में ही है। ये जो लोक की गहराई है, जो उत्तर दक्षिण इसे कहते हैं, उत्तर दक्षिण लोक की जो गहराई है, डेप्थ है अथवा चौड़ाई मोटाई कहें, ये 7 राजू है। सब तरफ से 7 राजू गहरा लोक है। तो आगे से 3 राजू जाएंगे अंदर और पीछे से 3 राजू आएंगे वापस अंदर। तो बीच के एक राजू में ये त्रस नाली यहाँ बनी हुई है, उसी में ये सारी रचनाएं होती हैं। तो ये मध्य लोक है। इस मध्य लोक की चौड़ाई कितनी है? तो ये लोक नीचे से 7 राजू चौड़ा था और फिर सगड़ा होता होता मध्य लोक तक पहुंचते हुए इसकी चौड़ाई 1 राजू रह गई है। और क्योंकि ये मध्य लोक की जितनी भी रचनाएं हैं ये केवल त्रस नाली में ही है, तो वो जो रचनाएं हैं वो तो त्रस नाली 1 राजू चौड़ी है, 1 राजू लंबी है, लंबाई चौड़ाई इसकी 1 राजू ही है, तो उतने में ही ये रचनाएं हैं। परंतु यहाँ देखा जाए तो ऐसा ये मध्य लोक की गहराई की डेप्थ है, वो डेप्थ पूरी 7 राजू, इधर से लेके इधर तक, उत्तर से लेके यहाँ उत्तर से लेके और दक्षिण तक ये पूरी गहराई 7 राजू की है। परंतु मध्य लोक की जो रचना है वो त्रस नाली में 1 राजू बाय 1 राजू, 1 राजू ऐसा चौड़ाई और 1 राजू लंबाई, इस तरह से ये मध्य लोक की रचना लंबाई और चौड़ाई में दिखाई देती है। देखिए ये हमारा लोक का, जैसे हमने चित्र देखा था, ये इस तरह का इस तरह की लोक की आकृति है। तो ये जो बीच में है ये है मध्य लोक, इसके नीचे का एरिया ये अधोलोक है, ऊपर का एरिया ऊर्ध्वलोक है। ये बीच में जैसे फ्लैट है। अधोलोक में कैसा था? अधो अधय, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमय प्रभा भूमियों, वो अधो अधय, वो एक के नीचे एक, इस तरह से वो पृथ्वियां थी। और ऊर्ध्वलोक में वो जो स्वर्गों की रचना आएगी वो एक के ऊपर एक बने होंगे। ये मध्यलोक कैसा है? ये मध्यलोक में ना तो एक कुछ नीचे है ना कुछ ऊपर है। मध्यलोक में सब कुछ ऐसा तिरछा फैला हुआ है, सब फ्लैट एरिया में सब कुछ बनी हुई है रचनाएं। तो इसको मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिर्यक का मतलब है इस तरह से यूं तिरछा फैला हुआ। तिरछा मीन्स जैसे हम स्लांटिंग समझते हैं ऐसे तिरछा, वो तिरछा नहीं। तिरछे का मतलब है ऐसे ऐसे आड़ा, इसको भी तिरछा कहते हैं। ये अधोलोक था, नीचे नीचे नीचे, ऊर्ध्वलोक है ऊपर ऊपर ऊपर, और ये मध्यलोक कैसा है? इस तरह से तिरछा अथवा आड़ा कहें अथवा फ्लैट कहें, इस तरह से फैला हुआ है। तो मध्यलोक का दूसरा नाम तिर्यक लोक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं अपनी पुस्तक से ही, फिर आगे चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 148 पेज नंबर है, मध्यलोक। देखिए यहाँ स्क्रीन पे भी आ गया है, जिन लोगों के पास किताबें हैं वो अपनी किताब में देखें। अधोलोक के वर्णन के उपरांत अब मध्यलोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। 3 लोक के बीच में होने से इसे मध्यलोक कहते हैं और यह तिरछा बसा है, इसलिए इसे तिर्यक लोक भी कहा जाता है। तिरछा का अर्थ समझ में आया? तिरछा का मतलब ऐसा स्लांटिंग वाला तिरछा नहीं, तिरछा का मतलब है इस तरह से ये आड़ा है, इसलिए इसे तिर्यक लोक भी कहते हैं। जिस प्रकार नरक एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, उस प्रकार द्वीप और समुद्र एक दूसरे के नीचे नीचे नहीं
बल्कि एक दूसरे को घेरे हुए अगल बगल में तिरछे बसे हुए हैं। नरक तो एक के नीचे एक थे, पहला नरक दूसरा नरक सब एक ही जगह पर एक ही लेवल पे हो, ऐसा नहीं था। पहले नरक से नीचे दूसरा नरक, दूसरे नरक से नीचे तीसरा नरक, ऐसा था। स्वर्गों में भी हम देखेंगे तो वो एक के ऊपर एक दिखेंगे, पर यहाँ पर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। मध्यलोक में क्या है? कोई पूछे कि मध्यलोक में क्या है? अधोलोक में क्या है? अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। ऊर्ध्वलोक में क्या है? ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, 9 अनुदिश हैं, 9 अनुत्तर हैं, 9 ग्रैवियक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं। ऐसा ऊर्ध्वलोक में है। पर मध्यलोक में क्या है? तो मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात कितना होता है कि असंख्यात मतलब जो हमारे लिए अनकाउंटेबल है, इतने सारे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। तो वो कैसे हैं? एक द्वीप, फिर वो उसके नीचे दूसरा द्वीप, फिर उसके ऊपर तीसरा द्वीप, ऐसा कुछ ऊपर नीचे है। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसे ऊपर नीचे कोई भी द्वीप नहीं है। तो फिर कैसे होंगे कि एक द्वीप जैसे यहाँ है, समझ लीजिए किस तरह से है ये मध्यलोक में द्वीप समुद्र। ये मध्यलोक में ये समझ लीजिए ये मध्यलोक इस टाइप का है एक्चुअल में। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन को आप हिलाकर बोर्ड देख सकते हैं। ये इस तरह का है एक्चुअल में मध्यलोक। ये अपन ने बोर्ड पे बनाया है इसलिए अपने को ऐसे लंबाई में दिख रहा है। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ये है, ये इस तरह का ऐसा ये एरिया है, ये मध्यलोक का है। इसको अपन ऐसा रखेंगे यूं तो ये ऐसा हो जाएगा आड़ा। इस तरह से ये मध्यलोक है। अब इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो कैसे हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से करते हुए असंख्यात हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर वो असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं? तो अभी यहाँ सूत्र आएगा, हम देख लेते हैं अभी कि वो असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर दूसरा द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस मध्यलोक में हैं। देखिए, पढ़ते हैं वापस से। जिस प्रकार नरक एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, उस प्रकार द्वीप और समुद्र एक दूसरे के नीचे नीचे नहीं, बल्कि एक दूसरे को घेरे हुए अगल बगल में तिरछे बसे हुए हैं। एक दूसरे को घेरे हुए, एक इधर एक उधर, एक उधर, ऐसा नहीं है। एक के कवर किया हुआ दूसरा, दूसरे को कवर किया हुआ तीसरा, इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में है। मध्यलोक में स्थित द्वीप समुद्रों की चर्चा करने वाले इस अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें सूत्र इस प्रकार हैं। सूत्र बोलते हैं हम। जम्बू द्वीप लवणोदादयः, बोलिए कोई। हाँ, एक लोग, प्रीति आप अनम्यूट करके आप बोलो, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। कोई एक साथ में बोल दें तो मुझे थोड़ा अंदाज हो जाता है कि आप लोग बोल रहे हैं। फिर से बुलवाती हूँ। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। सबको बोलना था साथ में, बस म्यूट रहकर ही सबको बोलना था। मुझे कुछ लोग भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि चुप बैठे हुए हैं। बोलना है आपको, लेकिन आवाज यहाँ चालू नहीं करनी है, बस अपने वहीं बैठ के बोलना है। देखिए अगला है द्विर द्विर विष्कम्भः, बोलिए। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः। द्विर द्विर विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः।
द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः। परिक्षेपिणो वल्यः कृत्य। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः। बाकी सबको म्यूट करवाइए क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला है सबको म्यूट रहना है, केवल मैंने एक का नाम लिया था, वो खोल के उनको बोलना था, लेकिन अब क्या करें। देखिए आप लोग सब म्यूट रहिए, आप अपने म्यूट रख के ही आप बोलिए वहां पर। केवल एक व्यक्ति अगर चालू रखता है तो सही रहता है, वरना डिस्टरबेंस हो जाता है सबका। चलिए अभी तीसरा सूत्र बोलते हैं। अब पारुल अब आप बोलिए, अनम्यूट, बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे, वहीं पे बोलेंगे, म्यूट रख के ही बोलेंगे। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन योजन शत सहस्र विष्कम्भो, शत सहस्र विष्कम्भो, जम्बूद्वीपः। जम्बूद्वीपः। चलिए चित्रा आंटी अब आप बोलिए, मैं बुलवा रही हूँ। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। योजन शत विष्कम्भो। हाँ सीमा भाभी अब आप बोलिएगा। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, जम्बूद्वीपः। हाँ ठीक है, म्यूट हो जाइए सभी लोग। देखिए पहला सूत्र था, यहाँ मध्य लोक में स्थित जो द्वीप समुद्र हैं उनके नाम बताने वाला है। पहला सूत्र, जम्बू द्वीप लवणोदादयः। जम्बू द्वीप यानी जम्बू नाम का एक द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं और समुद्र किसे कहते हैं? समुद्र तो सब समझते हैं, जहाँ पानी पानी भरा होता है वो समुद्र है। और समुद्र के बीच में जो क्या बोलेंगे, लैंड होती है। हाँ, समुद्र के बीच में कुछ लैंड जैसी जो जगह होती है, भूमि जो होती है, कुछ रहने की जगह होती है, उसे बोलते हैं द्वीप। समुद्र के बीच में जो होता है, पृथ्वी का जो एरिया होता है, हाँ जी, पृथ्वी का एरिया जो होता है उसे द्वीप कहते हैं। हाँ, पृथ्वी का एरिया, भूमि, लैंड जो होती है उसको द्वीप कहते हैं। समुद्र के बीच में, लेकिन पानी के बीच में जो होता है, जैसे अभी जयपुर को द्वीप नहीं कहेंगे, लेकिन वो पानी के बीच में लक्षद्वीप है भारत में, जो पानी के बीच में जो होता है उसको द्वीप कहते हैं। चारों तरफ पानी हो उसको। हाँ ठीक ठीक है, सब लोग म्यूट हो जाइए। समझ गए, सबको पता है, मतलब पानी के बीच में जो है, जिसके चारों तरफ पानी है, वो द्वीप होता है। तो जम्बू द्वीप ये एक द्वीप है। एक द्वीप का नाम बताया, सबसे पहला मतलब सबसे सेंटर में जो है, इसलिए वो पहला कहा, सेंटर में है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। और है लवण उदधी आदि, लवणोदादय शब्द है, तो लवण उदधी आदयः, ये संस्कृत के संधि विच्छेद हम करेंगे। तो लवण उदधी, लवण यानी लवण नाम है उसका, उदधी यानी समुद्र या सागर, तो लवण समुद्र, आदि आदि है, लवणोदादय है, लवण उदधी आदि यानी जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि, शुभ नामानो, शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र, ये मध्य लोक में है। जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। कहाँ हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? कि मध्य लोक की चर्चा कर रहे हैं। वहां छठे सूत्र में उनकी उत्कृष्ट स्थिति बता दी थी नारकी जीवों की,
अब वो अपनी स्थिति पूरी करके, स्थिति मतलब वो अपनी आयु पूरी करके फिर कहाँ आएंगे? जितने भी नारकी हैं वो नारकी अपनी आयु पूरी करके कहाँ आएंगे? तो वो मध्य लोक में ही जन्म लेंगे। कोई भी नारकी वापस से वहां अधोलोक में जन्म नहीं लेगा, ना कोई ऊर्ध्वलोक में जन्म लेगा, तो वो सब मध्य लोक में आएंगे। इसलिए अब यहाँ मध्य लोक का वर्णन शुरू किया। तो मध्य लोक में क्या है कि जम्बूद्वीप और लवण उदधी नामक शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। अब ये नाम भी कोई शुभ और अशुभ होते हैं, नाम भी शुभ और अशुभ होते हैं। ये जो अभी यहाँ नाम बता रहे हैं ये शुभ नाम, अच्छे नाम है, सुनने में अच्छे लग रहे हैं। हमने नरक के बिलों के नाम कुछ पढ़े थे, काल, महाकाल, रौरव, ये ऐसे जो नाम हैं वो कैसे नाम होते हैं? अशुभ नाम होते हैं। जैसे एक नाम हमारे समझ लीजिए फेमस है, रावण। अभी रावण नाम कैसा लगता है? कोई रखना चाहेगा? अपने किसी के घर में बच्चा हो और कोई कहे नाम बताओ और हम कहे कि रावण रख लो, तो वो ये अशुभ नाम है, हम नहीं रखेंगे। तो ये कुछ नाम शुभ और अशुभ इस तरह के उन नामों में, शब्दों में भी इस तरह के समझ लीजिए वो किए जाते हैं उपचार। तो यहाँ जितने भी द्वीप समुद्र हैं, सब द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऐसे शुभ नाम हैं। अभी यहाँ देखिए आगे गिनाने वाले हैं कुछ नाम। अगला सूत्र देखते हैं, द्विर द्विर विषकंभा। द्विर यानी दो, द्वि यानी दुगना, द्विर द्विर यानी दुगने दुगने, विषकंभ, विषकंभ का अर्थ होता है विस्तार। देखिए द्वि और द्वि दो बार है तो ये द्वि द्वि विसर्ग बनता है ऊपर वाले रे का हटके। आप तो इतना समझ लीजिए द्वि यानी दुगना, दूसरे द्वि का अर्थ भी दुगना, और विषकंभ का अर्थ होता है विस्तार। तो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। ये जो द्वीप और समुद्र हैं ये कैसे हैं? द्विर द्विर विषकंभा यानी दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और कैसे हैं? पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों। पूर्व पूर्व यानी पहले वाले, पहले पहले वाले के, परिक्षेपिणों यानी उसको चारों तरफ से घेरे हुए। परिक्षेपण यानी चारों, परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, और क्षेपण मतलब उसको घेर रखा है। पूर्व पूर्व वाला जो द्वीप अथवा समुद्र है उसको अगले वाले ने चारों तरफ से घेर रखा है। किस तरह? वलयाकृत्य है। वलय कहते हैं गोला घेरा या चूड़ी, चूड़ी वो कहलाता है वलय। तो वलय के आकार में, वलयाकृत्य है, वलय आकृति के माध्यम, यानी वलय आकृति यानी चूड़ी के आकार के समान उन्होंने एक दूसरे को घेरा हुआ है। देखिए यहाँ बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले ये मध्य लोक है, समझ लीजिए ये एरिया पूरा मध्य लोक का है। इस मध्य लोक में ये एक बीच में द्वीप है, सबसे पहला है द्वीप। फिर इस द्वीप को घेरे हुए है एक समुद्र। अब यहाँ तो मैंने ये छोटा बना दिया, एक्चुअल में क्या है? ये द्वीप है, समझ लीजिए ये द्वीप जितना बड़ा है, इस द्वीप की ये जितनी ये चौड़ाई है, क्या बोलेंगे इसको? व्यास, डायमीटर। हिंदी में बोलेंगे इसका व्यास, या इंग्लिश में हम बोलेंगे इसका डायमीटर। तो ये जिसका डायमीटर जितना है उतने डायमीटर से दुगना, ये जितनी लाइन है इस लाइन की दुगनी समझ लीजिए, इतना दुगना, ये इतना हो जाएगा अंदाजन से। इतना बड़ा ये दूसरा होता है ये लवण समुद्र। जितना द्वीप है, द्विर द्विर विषकंभा, जितना पहले वाला द्वीप अथवा समुद्र जो भी है, तो अभी यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले द्वीप है, तो इस पहले वाले द्वीप से दुगने विस्तार वाला, द्विर द्विर विषकंभा, दुगने विस्तार वाला। तो ये है समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर। अभी हम अंदाज से समझें, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो इधर इसकी ये चौड़ाई जो हम लेंगे ये होगी 2 सेंटीमीटर, और 2 ही इधर आ जाएगी, इधर भी 2 ही है, वो चारों तरफ, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, चारों तरफ से वो दुगना दुगना विस्तार वाला कहलाता है। तो ये जितने भी द्वीप समुद्र हैं, अभी हमारा तो बोर्ड इतना छोटा है कि हमारा एक द्वीप बनाया और एक समुद्र बनाया है दुगने विस्तार में, तो हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बची। अभी ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं मध्यलोक में, और ये जो पहला द्वीप है ये है 1 लाख योजन का, 1 सेंटीमीटर का नहीं है, ये है 1 लाख योजन का। पहला सबसे सेंटर वाला जो द्वीप है उसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। यह है 1 लाख योजन का।
अब ये जो दूसरा उसके बाद में है लवणोदादय यानी लवण समुद्र, तो ये लवण समुद्र की एक साइड से ये जो चौड़ाई होगी ये कितनी है, ये है 2 लाख योजन। 2 लाख। पहले वाले की 1 लाख है तो दूसरे की है 2 लाख योजन। 2 लाख। ठीक है। अब जो इसके आगे तीसरा क्या बनेगा, एक है द्वीप, उसके बाद है एक समुद्र, फिर उसके बाद में वापस होता है एक और द्वीप। तो अगला जो द्वीप होगा उसकी चौड़ाई आगे कितनी जाएगी, वो है 4 लाख योजन का। अब वो समझ लीजिए अपना इतना बाहर निकाल लेंगे तब इतना बड़ा उसका घेरा बनेगा। और उसके बाद जो समुद्र होगा वो कितना होगा, वो 8 लाख योजन का। फिर उसके बाद द्वीप होगा वो 16 लाख। फिर उसके अगला है वो 16 लाख का, फिर उसके अगला वाला 32 लाख का। ऐसे ऐसे करते करते कितने हैं, असंख्यात हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो ये द्विर द्विर विष्कंभा यानी दुगने दुगने विस्तार वाले। एक क्वेश्चन प्लीज पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये जैसे ये जो वलयाकृति है ना, मतलब ये गोल 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 है, तो ये लास्ट में जाके जो ट्रायंगल्स बच जाएंगे 4 कोने। हाँ वहाँ पहुंचेंगे, अभी हम पूरे हो जाएं वहाँ पहुंचेंगे, फिर जवाब देते हैं। पहुंचेंगे पहुंचेंगे अभी पहुंचेंगे। अभी हम शुरू की देख रहे हैं। एक बात और थी इसमें। हाँ बोलिए अंकल। मैं बोलता था कि ये विस्तार वाले का मतलब ये है कि एरिया डबल चाहिए, नहीं कि ये डायमीटर नहीं, विस्तार में एरिया डबल नहीं है, विस्तार में एरिया डबल नहीं है। विस्तार का मतलब ये ही विस्तार है, दुगुना विस्तार नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये पहले वाला तो है, देखिए जम्बू द्वीप है, ये तो है थाली के जैसा, क्योंकि इस जम्बू द्वीप के बीच में कोई और द्वीप नहीं है। तो ये तो है पूरा जैसे थाली होती है ना, जिसमें उसमें बीच में भी सरफेस है, तो वो तो है थाली जैसा। लेकिन ये जो अगला है वो है चूड़ी जैसा। चूड़ी कैसी होती है, ये चूड़ी है, ये चूड़ी कैसी है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, बीच में से है खाली। थाली में तो बीच में भी सरफेस है। तो ये जो पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, वो तो है थाली के जैसा। अब उस थाली के चारों तरफ एक और हमने समुद्र बनाया है, तो वो बीच का जम्बू द्वीप उसमें से खाली कर देंगे, तो वो जो समुद्र बनेगा वो ऐसा चूड़ी के जैसा, बीच की जगह उसमें समुद्र में नहीं है, वो तो द्वीप है। तो वो जो अगला समुद्र बना है वो चूड़ी के जैसा। अब इस चूड़ी के चारों तरफ फिर से एक और चूड़ी रखें हम, तो वो अगला द्वीप वो भी चूड़ी जैसा ही बनेगा। तो आगे आगे के जो बनेंगे वो चूड़ी के जैसे हैं। तो यहाँ जो विस्तार कहा है, अब ये जो जम्बू द्वीप का विस्तार है ये 1 लाख योजन, और लवण समुद्र का विस्तार टोटल एरिया, पूरे एरिया का यानी पूरे लवण समुद्र का हम एरिया निकालेंगे तो 2 लाख योजन नहीं है। पूरा लवण समुद्र इस जम्बू द्वीप से 24 गुना है। वो अभी हम करेंगे धीरे धीरे, आज तो हम सामान्य बात कर रहे हैं। ये एरिया नहीं है उसका। आप देखिए एरिया कितना ज्यादा निकल जाएगा। एक साइड से 2 लाख है, फिर इधर से 2 लाख, सब तरफ से 2-2 लाख है। एक साइड से ही दुगना विस्तार इसका कहा गया है। 2 लाख योजन का अगर लवण समुद्र का टोटल एरिया बनाएंगे तो बन ही नहीं पाएगा। इसके चारों तरफ ऐसा करेंगे तो कितना किस तरह से वो हो पाएगा, क्योंकि इसकी ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, जम्बू द्वीप की बाहर की बाउंड्री, देखिए तो यहाँ कह रहे हैं द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत है। ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। तो पहला सबसे पहले है बीचों बीच एक द्वीप, उसका नाम है जम्बू द्वीप। फिर उसको घेरे हुए है समुद्र। सबसे पहले है द्वीप, फिर उसको घेरे हुए है एक समुद्र। तो अब ये जो समुद्र बना है, ये द्वीप तो है पूरा फ्लैट थाली जैसा। अब इसको बीच में से हटा दें तो ये जो आकार बनेगा ये है वलय। वलय मतलब चूड़ी के जैसा वो घेरा हुआ। फिर इसके बाद में वापस से है एक और द्वीप, वो भी चूड़ी के आकार का। फिर इसके बाद में वापस से एक और समुद्र, वो भी चूड़ी के आकार का। फिर द्वीप चूड़ी के आकार का ही है, फिर समुद्र। तो इस तरह से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र ये मध्य लोक में एक दूसरे को घेरे हुए पूर्व पूर्व। ये पहले वाला था, इसको इसने घेरा। फिर ये लवण समुद्र था, इसको इसने धातकी खंड द्वीप है उसने घेरा। फिर इस धातकी खंड द्वीप को ये कालोदधी नाम का समुद्र है इसने घेरा। फिर कालोदधी समुद्र को पुष्कर नाम का द्वीप है उसने घेरा।
फिर पुष्कर द्वीप को पुष्कर नाम का समुद्र है उसने घेरा। तो ये पूर्व परिक्षेपण को, अपने पहले वाला जो द्वीप अथवा समुद्र है उसको घेरे हुए वलयाकृत है, वलय की यानी चूड़ी के आकार वाले ये इस तरह से द्वीप और समुद्र हैं। एक छोटे बच्चों का एक कोई गेम आता है रिंग्स टाइप का, सबसे छोटी होती है एक रिंग, फिर उससे बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो जनरली सबके घर में वो लाते हैं वो गेम, वो बच्चे उसमें वो डालते हैं, तो ये एक छोटी फिर बड़ी बड़ी, तो वो तो एक्चुअल में उसमें घुस नहीं पाती है, पर इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि एक छोटी है, फिर छोटी के बाद और बड़ी, फिर उसके बाद और बड़ी, फिर और बड़ी, इस तरह से हम यदि जमाएं तो इस तरह से मध्य लोक में ये द्वीप और समुद्र ये इस तरह से एक दूसरे को घेरे हुए हैं। तन मध्य यानी उनके मध्य में, किसके मध्य में, ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र इस तरह से हैं, इनमें सबसे बीच में, तो ये सबसे बीच में मतलब ये जो पहला द्वीप हमने बनाया था, पहले द्वीप का नाम क्या है, जम्बू द्वीप, और उसके चारों तरफ जो समुद्र है उसका नाम है लवण समुद्र। अब इस जम्बू द्वीप के भी बीचों बीच तन मध्य, उनके बीच में मेरु नाभिर्वृत्तो, एक मेरु है, मेरु ये पर्वत को भी मेरु कहते हैं और यहाँ उस पर्वत का नाम मेरु पर्वत है, और वो मेरु है, कैसा है, नाभिर्वृत्तो, नाभि के समान, जिस तरह से मनुष्य के शरीर के मध्य में उसकी नाभि होती है, नेवल नाभि है वो शरीर का सेंटर पॉइंट होता है, ऐसे ही ये इन समस्त द्वीप समुद्रों के बीच में सेंटर में एक मेरु है। और खाली इन समस्त द्वीप समुद्रों के ही मध्य में नहीं, पूरे 3 लोक का सेंटर पॉइंट भी यही है। पूरी जो 3 लोक वाला हमारा नक्शा है उस 3 लोक के का सेंटर अगर यदि देखा जाए तो ये सेंटर पॉइंट यही आएगा। तो ये तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो, उन द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु है नाभि के समान, और कैसा है, योजन शत सहस्त्र विषकंभो, योजन यानी योजन, शत सहस्त्र, शत कहते हैं 100 को, देखिए यहाँ दिखेगा आपको, नीचे नहीं दिखेगा, इधर करते हैं। शत का मतलब होता है 100, शत यानी 100, और उसमें आगे कह रहे हैं सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, तो 100,000, 100 लिखो उसके बाद में 1000 लिखो, तो 100 और 1000, या इनको गुणा कर दें, 100 को 1000 से गुणा करें तो क्या हो गया, ये 1 लाख। 100,000 का मतलब हो गया 1 लाख। मेरे पास 100,000 रुपए हैं, तो 100,000 का मतलब हो गया है 1 लाख। तो ये योजन शत सहस्त्र विषकंभो यानी 1 लाख योजन, योजन पहले दिया है वहां, हम इसको बोलेंगे ऐसा, योजन शत सहस्त्र यानी 100,000 यानी 1 लाख योजन, विषकंभो, विषकंभ यानी विस्तार, विस्तार का मतलब है समझ लीजिए उसकी ऊंचाई, लंबाई, 1 लाख योजन लंबाई वाला है, विस्तार वाला, उसके बीच में ये जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप भी 1 लाख योजन विस्तार वाला है, और जो ये मेरु है वो मेरु भी 1 लाख योजन विस्तार वाला है। यहाँ पर ये जो बात कही है ये जम्बू द्वीप के लिए कही है, देखिए अर्थ देखिए वापस से, तन मध्य यानी उन समुद्रों के, उन सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु है नाभि जिसकी, मेरु है सेंटर, नाभि मतलब सेंटर जिसका, ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप है, ये जो इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु है नाभि जिसकी, यानी उसके बीच में भी एक मेरु है, और वो ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में सबसे पहले ये जम्बू नाम का द्वीप है। देखिए तात्पर्य यह है कि ये द्वीप और समुद्र ग्राम और नगरों के समान नहीं बने हैं, बल्कि सबसे बीच में 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, उसे चारों ओर से घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है। मतलब ऐसा जैसे हमारे समझ लीजिए मकान बने होते हैं एक इधर अगल बगल में, इस तरह से द्वीप समुद्र नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को घेरे हुए ये द्वीप और समुद्र यहाँ पर बने हुए हैं।
जम्बूद्वीप कितना विस्तार, विस्तार का मतलब है जम्बूद्वीप का जो क्या बोलेंगे डायमीटर, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक यदि नापा जाए जम्बूद्वीप को, वो एक गोलाकार है और उसको जैसे समझ लीजिए ये गोलाकार है। अब इसको एक कोने से दूसरे कोने तक जो नापा जाए ये कहलाएगा उसका व्यास या डायमीटर। ये है 1,00,000 योजन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा होता है जम्बूद्वीप का ये विस्तार, ये 1,00,000 योजन का है। इधर से इधर भी देखेंगे तो ये 1,00,000 योजन के विस्तार वाला जम्बूद्वीप है और इसमें बीचों बीच एक नाभि के समान मेरू नाम का पर्वत है। हाँ, अभी आप लोगों को पहले कुछ पूछना है तो बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न है? मैं इसका पूछना चाह रही थी। हाँ जमेली बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जैसे एक अपन 2 लाख इधर ले रहे हैं तो उधर भी 2 लाख हो गया, जम्बूद्वीप की दूसरी तरफ भी हाँ दोनों तरफ 2-2 लाख हो गए। हाँ, वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं ऐसे? नहीं, वो एक साइड का ही है। हम करेंगे अभी बात, थोड़ी सी आगे करेंगे तो तभी उसका टोटल एरिया वो बहुत ज्यादा है। कहने में ऐसे कहते हैं हम कि जम्बूद्वीप से दुगना लवण समुद्र है, लेकिन एक्चुअल में वो दुगना नहीं है, एक्चुअल में वो बनेगा 24 गुना और बल्कि और भी ज्यादा निकलता है उसका इंटरनल एरिया, बाहर का एरिया। पर हम जैसे कालोपति में भी 4 योजन मतलब हाँ, की 4 योजन। देखिए वो जो दुगना दुगना कहा है और ये जो 2 योजन 4 योजन कहा है, ये सब एक साइड का जो विस्तार है वो कहा है। एक्चुअल में वो वास्तव में टोटल एरिया उनका नहीं है, एरिया अलग चीज है। एरिया का मतलब है पूरा क्षेत्रफल, वो कहलाता है एरिया। और यहाँ कह रहे हैं कि विस्तार या व्यास या डायमीटर होता है वो केवल एक साइड, एक बीच में हम लाइन खींचते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, जो लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं उनको थोड़ा सा ख्याल में आएगा जल्दी से। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि वो देखिए अपन एक गोला बनाएंगे, थोड़ा सा हम कर सकते हैं, इतना कोई कठिन नहीं। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझ सकते हैं, इतनी बुद्धि तो सब में है। हम एक वो कंपास आता है मैथमेटिक्स में, वो कंपास के लिए हमको एक सर्किल बनाना होता है। तो हमको कोई भी समझ लीजिए वो मिलता है क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व, तो इतने रेडियस वाला या इतने डायमीटर वाला हमको वो बनाना है, तो हम उतनी दूरी का वो खोलते हैं कंपास और फिर उससे सर्किल बनाते हैं। तो जितनी दूरी का हमने कंपास खोला है, क्या वो पूरा सर्किल का जब एरिया निकालते हैं तो उतना ही आएगा? एरिया एक्चुअल में ज्यादा होगा। हम एक थाली ले लें, ऐसा करिएगा, एक थाली ले लीजिएगा, उसको आप थोड़ा सा इंच टेप से नाप के देखिएगा, तो वो जितनी उसकी लंबाई आएगी, क्या पूरी वो थाली का विस्तार उतना ही होगा? विस्तार तो ज्यादा होगा ना। पूरी थाली जितना एरिया कवर कर रही है, जगह जितनी घेर रही है, वो जगह ज्यादा है। और खाली उसकी जो हम बीच की वो देख रहे हैं, वो तो एक लाइन जितना हम देख रहे हैं, वो कम होगा, टोटल एरिया ज्यादा होता है। इतना अब जितना जिसको जैसा समझ में आए देखिए। बोलिए पारुल। अभी एक तो ये मध्यलोक की ऊंचाई कितनी है? मध्यलोक की ऊंचाई अभी हम करेंगे बात, अभी हम ऊंचाई पर पहुंचे नहीं है, करेंगे हम बात। और दूसरा नरक से था, कितने नरक तक सम्यक दृष्टि जीव जा सकते हैं? सम्यक दर्शन के साथ? सम्यक दर्शन के साथ तो केवल पहले नरक में ही, पहले नरक से आगे सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकते। यहाँ से कोई मरा है मनुष्य या तिर्यंश और सम्यक दर्शन के साथ यदि जाता है तो पहले नरक तक ही जा सकता है, पहले नरक से आगे नहीं। और वो भी कौन जाएगा सम्यक दर्शन के साथ, उसके भी अलग नियम हैं। जो शायद सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्होंने पहले आयु बांध ली है, वो अलग अलग नियम उसके होते हैं। और कितने नरक तक सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं? सम्यक दर्शन लेके निकलना है, सम्यक दर्शन लेके निकलना है, वो छठे नरक तक के निकल सकते हैं लेके। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये जो इसका एरिया निकालेंगे, जैसे लवण समुद्र का निकालना है, तो जो जम्बूद्वीप का बीच का जो सर्कल का एरिया वो तो माइनस कर देंगे ना। हाँ, उसका अगर 1,00,000 योजन डायमीटर है तो इसका 1,00,000 इधर और फिर 1,00,000 उधर, और फिर उसका जो गोल बनेगा उसका माइनस जम्बूद्वीप ना। 1,00,000 नहीं, लवण समुद्र का 2,00,000 है, 2,00,000 डायमीटर है, लवण समुद्र का 2,00,000 है।
नहीं तो 1 लाख डायमीटर हम करेंगे। इसका डबल आप लोग थोड़ा सा तसल्ली रखिए, 2-3 दिन की तसल्ली रखिए आप लोग, हम करेंगे, थोड़ी बात आगे भी बढ़ेगी, तो थोड़े ये वाले जो आपके कंफ्यूजन है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। वो टाइम चाहिए उसमें, अभी हम बहुत कम बात कर पाए हैं, थोड़ा बहुत हम देखेंगे, करेंगे, आ जाएगी बात आप लोगों की। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? इसके अंदर अपन मैथ्स वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सब जगह जो होता है। हाँ, वही फार्मूले लगते हैं, बिल्कुल। आप लोग जो पुराने हमारे 2000 साल पुराना ग्रंथ है तिलोय पन्नति, उसमें इतने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं कि आज की गणित तो कुछ उसके आगे चलती ही नहीं है। ये हमारे मीना भाभी हैं सूरत में, इनके ससुर जी साहब धन कुमार जी गोधा, उन्होंने उन्होंने 80 इयर्स की एज में और इस सब्जेक्ट पर, इस मैथमेटिक्स में, ये जो तिलोक सार में इनमें जो मैथमेटिक्स है उस पे उन्होंने पीएचडी की है। वो पूरे उन्होंने बुक ली, हम खोल के पढ़ नहीं सकते। वो बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के समझ लीजिए टीचर कहें या जानकार थे, और उन्होंने वो पूरी बुक लिखी है। बहुत मैथमेटिक्स है, बहुत गणित है इन चीजों में, और आजकल भी नहीं चल रहे होंगे इतने फार्मूले वहाँ 2000 साल पहले आचार्यों ने लिखे हैं। हम तो वो शब्द भी समझ नहीं पाते हैं कैसे कैसे वो फार्मूले हैं। वो पूरी मैथमेटिक्स दी है, हम तो जितनी सी हमारी बुद्धि में समझ में आएगी सरल सरल सी, वो थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। चलिए, और कोई कुछ पूछना है किसी को? चलिए, अब आगे हम कल ही पढ़ेंगे। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं ये कह रही थी, जैसे डायमीटर अगर 1 लाख फ्यूजन है और उसका डबल अपन लोग को लवण समुद्र लेना है, तो उसका रेडियस अगर आधा लाख हो गया ना इधर में रेडियस, तो इधर में फिर 1 लाख और 1 लाख उधर में नहीं होगा, इससे डबल नहीं होगा। नहीं, रेडियस डायमीटर का डबल है, रेडियस का नहीं है, डायमीटर का डबल है। रेडियस का डबल नहीं है, डायमीटर का डबल है। चलिए, अब सूत्र कौन सुनाना चाहते थे मुझे? रागिनी जी नाम था शायद, उस समय हाथ खड़ा कर रहे थे कोई। हाँ बोलिए, सुना रहे हैं रागिनी जी आप? आवाज नहीं। हाँ, अब बोलिए। रथ शंकरा बालुका पत्र धूम तमो महा पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना